Welcome back to my channel, The Teacher's House. Once again, I'm Anamika Singh and my today's topic is there. There का यूज इंग्लिश में वाइड है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, बहुत सिंपल सेंस में भी, बहुत आसान तरीके से भी और थोड़ा सा कठिन भी। तो यही देर का यूज बताने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है, पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। आपको जो भी डाउट्स हैं आज तक देर को यूज करने से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगी। उसके बाद भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आई गेट बैक टू यू वेरी सून। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अब यहाँ पे जो पहला सेंस, यहाँ पे जो ब्लॉक्स बनाए हैं मैंने, ये ब्लॉक्स का मतलब ये सिचुएशंस हैं। जो पहली सिचुएशन है देयर को यूज करने की, वो है सेंटेंस में अगर वहां शब्द दिया हो, वहां का जिक्र हो, किसी प्लेस का जिक्र हो, तो वहां पे हम लोग देयर का यूज करते हैं। वेरी सिंपल, आई स्टडी देयर, मैं वहां पढ़ती हूँ या मैं वहां पढ़ता हूँ। इसी को अगर आप चाहें तो थोड़ा दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, देयर आई स्टडी। इस देयर को आपने सब्जेक्ट की जगह पे रख लिया, देयर आई स्टडी। सिंपल। कैसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, वहां के सेंस में आई शुड गो देयर, ऑब्जेक्ट है ये देयर। मुझे वहां नहीं बैठना चाहिए, आई शुड नॉट सिट देयर। पापा वहां गए थे, पापा वेंट देयर। मम्मी वहां जाएंगी, मम्मी विल गो देयर। इस तरह से हम लोग वहां के सेंस में देयर का यूज करते हैं। चलिए, वेरी सिंपल। द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट सिचुएशन इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने ब्रैकेट में क्रॉस बनाया है। इसका मतलब है एक पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। वैसे तो एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हमें कई चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, हेल्पिंग वर्ब, कई सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनकर सामने आता है। लेकिन उसमें जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो उस जिस जगह पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है उस पर्टिकुलर प्लेस पे हम देयर का यूज करते हैं, और उस देयर का यूज कर देने से सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाता है, उसकी ब्यूटी मेंटेन रहती है और वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होता है। देखिए कैसे। यहाँ मैंने एक पहला एग्जांपल लिया है, देयर वॉज अ किंग, या अ किंग वॉज देयर, सॉरी, अ किंग वॉज देयर। स्टोरीज जब शुरू होती हैं, कोई कहानी हम किसी को सुनाते हैं तो कैसे बोलते हैं? एक राजा था। इस सेंटेंस में आपको एक, अगर पूरा सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूं इंग्लिश में, तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अवेलेबल है चीज बनाने के लिए पूरा सेंटेंस। एक सब्जेक्ट है अ किंग, और था यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। था ये सिंगुलर सब्जेक्ट है पास्ट टेंस का, तो इसलिए हमने वॉज लगा दिया। अ किंग वॉज, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो क्या इससे ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? नहीं। अ किंग वॉज, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ये जो ऑब्जेक्ट मिसिंग था, यहीं पे मैंने देयर का यूज कर दिया। अ किंग वॉज देयर। अब ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है। गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी, अ किंग वॉज, ऑब्जेक्ट मिसिंग था, देयर लगा दिया। वेरी सिंपल। अब देखिए, इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं और सेम सेंस रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलने में वो भी उतना ही अच्छा लगेगा। अब इस देयर को आप सब्जेक्ट की जगह ले आइए और इस सब्जेक्ट को आप देयर की जगह ले आइए। इंटरचेंज कर दीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। कैसे किया? देयर को हमने सब्जेक्ट की जगह कर दिया, अ किंग को हमने ऑब्जेक्ट की जगह कर दिया, वॉज अपनी ही जगह पे टिका हुआ है। पहले कैसे बोला था? अ किंग वॉज देयर। दूसरा सेंटेंस कैसे बोला? देयर वॉज अ किंग। सेम चीज, सेम सेंस, बिल्कुल करेक्ट, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट। एक और एग्जांपल इसी कैटेगरी का, देयर इज अ कार, एक कार है। ऐसा कब बोलते हैं? कोई स्टोरी नहीं सुना रहा है, एक कार, इन जनरल हम बातचीत कर रहे हैं। एक कार है लाल कलर की, एक कार है मैजिकल, एक कार है बिल्कुल टार्जन जैसी। तो हम लोग ये जनरल बातचीत हम एक दूसरे से करते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन क्या थी हमारे पास? गिवन इंफॉर्मेशन थी हमारे पास सिर्फ एक कार, और है प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? इज। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग था। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग था तो हमने अभी यही बताया, आप मिसिंग ऑब्जेक्ट की जगह देयर का यूज कर दीजिए। और अब देखिए कैसे सेंटेंस बन गया, अ कार इज देयर। अब इसी सेंटेंस को पहले वाले की तरह हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहां पे कर दिया मैंने, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। देयर को हमने सब्जेक्ट की जगह कर दिया और अकार को ऑब्जेक्ट की जगह कर दिया।
बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो चाहे आप कैसे भी बोले, देयर इज अ कार या अ कार इज देयर, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, ये कैटेगरी भी हमारी कंप्लीट हुई। इस पहली कैटेगरी में हम तब देयर का यूज करते हैं जब सेंटेंस में वहां का जिक्र हो, वहां शब्द का प्रयोग हो। दूसरी कैटेगरी में हम तब देयर का यूज करते हैं जब हमारे पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। जहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है सेम उसी प्लेस पे हम जाकर के देयर को पुट कर देंगे। और अगर चाहें सेंटेंस को दूसरी तरह से बोलने के लिए तो बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लेंगे। दोनों ही तरीके सही हैं। अब आते हैं हम अपनी तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी है हमारी ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट्स विद अ प्रीपोजिशन। देखिए, एक सेंटेंस जब फ्रेम होता है तो उसके दो हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है, जब फर्स्ट पार्ट होता है, वो फर्स्ट पार्ट जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। और जो अंतिम हिस्सा होता है सेंटेंस का, एक वाक्य का जो अंतिम हिस्सा होता है जिसको हम लोग एंडिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस। शुरुआत जहां से सेंटेंस की होती है सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस, अंत जहां से सेंटेंस का होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस किसी प्रीपोजिशन से अक्सर किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे पता ही होगा, अगर नहीं देखा है तो प्रीपोजिशन का वीडियो लेक्चर में मैंने डाल रखा है, आप देख लीजिएगा। ऑन, अपॉन, ओवर, इन, इस तरह से जो इन, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, इस तरह से जो प्रीपोजिशंस हैं, ये प्रीपोजिशन से ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट जुड़े होते हैं। तो अगर हम चाहें तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट जिस प्रीपोजिशन से जुड़ा है उस प्रीपोजिशन के जस्ट पहले हम देयर का यूज कर सकते हैं। कैसे? और उसका मीनिंग सेम रहेगा, ब्यूटी बढ़ जाएगी सेंटेंस की। कैसे? देखिए, 4 स्टूडेंट्स आर इन माई स्कूल। अभी सपोज करिए कि ये देयर नहीं है यहाँ, तो 4 स्टूडेंट्स आर इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 4 बच्चे हैं या 4 स्टूडेंट्स या 4 छात्र छात्राएं हैं। तो मेरे स्कूल में 4 बच्चे हैं, क्या ये गलत लिखा है? 4 स्टूडेंट्स आर इन माई स्कूल, बिल्कुल करेक्ट है प्रेजेंट टेंस के हिसाब से। अब इसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये पहला पार्ट जो था ये सब्जेक्टिव हो गया, और जो ये दूसरा पार्ट है ये यहां से लेके स्कूल तक ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव पार्ट की स्टार्टिंग देखिए किसी प्रीपोजिशन से हो रही है, यानी कि इन। ऑब्जेक्टिव पार्ट की स्टार्टिंग जब किसी प्रीपोजिशन से हो तो उस प्रीपोजिशन के जस्ट पहले हम देयर का यूज कर सकते हैं और सेंटेंस को की खूबसूरती आप बढ़ा देंगे। देखिए कैसे, पहले हम पढ़ते थे 4 स्टूडेंट्स आर इन माई स्कूल, अब हम पढ़ते हैं 4 स्टूडेंट्स आर देयर इन माई स्कूल। बढ़ गई ब्यूटी। अच्छा, अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? यहां से शुरू करेंगे, देयर से। प्रीपोजिशन से पहले देयर लग गया तो अब हम सेंटेंस देयर से यूज करेंगे। देयर और देयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी लगी होगी। देयर आर 4 स्टूडेंट्स, यानी कि पहले देयर, फिर सब्जेक्टिव पार्ट और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ये देखिए, देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। बिल्कुल सिंपल है। सेंटेंस 2 हिस्सों में बटा होता है, सब्जेक्टिव पार्ट एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत अगर किसी प्रीपोजिशन से है तो उस प्रीपोजिशन के जस्ट पहले हम देयर का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरी तरह से बनाना चाहें, सेम सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। अगर चूंकि आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से बनाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव पार्ट से स्टार्ट करिए। ऑब्जेक्टिव पार्ट अब देयर से स्टार्ट होगा, तो पहले आप देयर, फिर सब्जेक्टिव पार्ट और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलेंगे। तो कैसे? देयर आर, हेल्पिंग वर्ब जस्ट देयर के बाद ही आएगा। देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ठीक है, इसी कैटेगरी का एक और एग्जांपल देखिए। 10 मोबाइल्स आर देयर एट माई टेबल। मेरी टेबल पे 10 मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, तो ये 10 मोबाइल्स आर, ये सब्जेक्टिव पार्ट, एट माई टेबल ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट की स्टार्टिंग एट से हो रही है और एट एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के जस्ट पहले हमने देयर का यूज कर दिया। वेरी सिंपल। 10 मोबाइल्स आर देयर एट माई टेबल। अब बोलने में अच्छा लग रहा है। इसी को अगर हम चाहें कि दूसरे तरीके से बोले तो दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? देयर
देयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब देयर आर, फिर सब्जेक्टिव पार्ट 10 मोबाइल्स और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट एट माई टेबल। ठीक है, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप कुछ सेंटेंसेस बनाइएगा, उसके बाद आपको खुद ही कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, द लास्ट कैटेगरी में देखिए इंटरजेक्शन लिखा हुआ है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि किसी फीलिंग का एक्सप्रेशन। तो जब आप खुश होते हैं तो एक्सप्रेस करते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो एक्सप्रेस करते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं तो एक्सप्रेस करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं तब करते हैं, रिलैक्स होते हैं तब एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन वाली फीलिंग्स होती हैं इनको ही हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन सेंटेंस है या नहीं इस बात को जानने का सबसे आसान तरीका उसमें ये साइन होता है। ओके, अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है, फाइनली आई हैव डन इट। कैसे, ये जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, हो सकता है कई अड़चने आई हों, कई सारे हर्डल्स आपने फील करे हों, तो अगर मान लीजिए फाइनली वो हो गया तो आप एक रिलैक्स वाली फीलिंग दिखाते हैं, फाइनली हो गया। ठीक है, या फिर बहुत खुशी वाली फीलिंग दिखा सकते हैं, भैया आप तो कर लिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइनली आई हैव डन इट, आखिरकार वो हमने कर दिया, अंततः वो हमने कर दिया। और देयर का यूज पहले कर दिया। हमेशा ऐसे सेंटेंसेस जो कौन से हो, इंटरजेक्शन हो, इनमें देयर पहले लगा के साइन लगा दीजिए और वो सेंटेंस पूरा लिख दीजिए या स्पीकिंग में यूज करिए। नेक्स्ट, इसी कैटेगरी का एक और एग्जाम्पल, ओ देयर एग्जाम्स आर ओवर। ये देखिए, ये भी एक रिलैक्स वाली फीलिंग है कि 1 महीने से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, सही से सो नहीं पा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे। अभी क्या है कि वो लास्ट पेपर दे के आए और बहुत खुश हैं, तो वो खुशी की फीलिंग कह लीजिए, आराम की फीलिंग कह लीजिए, है वो एक एक्सप्रेशन, एक फीलिंग का एक्सप्रेशन। तो वहां पे एग्जाम्स आर ओवर सिर्फ इतना कहने से आप खुशी दर्शा नहीं सकते। खुशी आप बॉडी लैंग्वेज से दर्शाएंगे, ओ देयर एग्जाम्स आर ओवर। अब ये ओ क्यों लगा है, ये ओ आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। जिन लोगों की लैंग्वेज ये इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है वो अक्सर यूज करते हैं, तो आप चाहो तो हटा भी सकते हो। ओ देयर इसलिए लगाया क्योंकि एक क्या है, एक फीलिंग है, एक एक्सप्रेशन है और इंटरजेक्शन का पार्ट है, इसलिए देयर लगाया, ये साइन लगाया और फिर अपना सेंटेंस लिखा। नेक्स्ट, प्रोनाउन सबको पता है, नाउन को एक्सप्रेस करने वाली चीज प्रोनाउन होती है। जैसे कि राम के लिए ही और अंजलि के लिए शी। ठीक है, इस तरह से प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे एक राजा है, ठीक है, देयर इज अ किंग। हमने ही इज अ किंग नहीं लिखा क्योंकि फिर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वो एक राजा है। प्रोनाउन की जगह पे अगर आप चाहो तो देयर का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसी कैटेगरी का एक और एग्जांपल, देयर इज नो अल्टरनेटिव। कोई और तरीका नहीं है, कोई और ऑप्शन आपके पास अब नहीं है, तो देयर इज नो अल्टरनेटिव। यहाँ इट लग सकता था, दिस लग सकता था, लेकिन इट और दिस क्योंकि प्रोनाउन की जगह हम देयर का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इट और दिस की जगह देयर का यूज कर दिया। देयर इज नो अल्टरनेटिव, इट इज नो अल्टरनेटिव, नाउ देयर इज नो अल्टरनेटिव, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसी कैटेगरी का एक और एग्जाम्पल, हाँ नहीं, ये हो गया आपके पहला और दूसरा आपका इंटरजेक्शन का पार्ट हो गया। तीसरा, चौथा, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर आपको प्रोनाउन का पार्ट हो गया। नाउ द फिफ्थ नंबर इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप सब लोगों को पता है, किसी नाउन की विशेषता को जो दर्शाता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब नाउन की विशेषता क्या है, यहाँ पे नाउन कौन है, अ बॉय। एक सेंटेंस लिखा है, लुक एट द बॉय देयर। उस लड़के को देखो, उस लड़के को देखो, उस लड़के की विशेषता दर्शा रहा है, लेकिन उस लड़के, वहां पे कई लड़के हो सकते हैं। मैंने कहा उस लड़के को देखो, स्पेसिफिकली मैंने जब उस लड़के के लिए कहा तो वहां पे देयर लगा दिया। देयर लगा के हमने उस लड़के को और भी ज्यादा एम्फसाइज कर दिया। उस लड़के को देखो, लुक एट देयर। अगर हम इसको ऐसे सिंपल बोलते हैं, लुक देयर, लुक दैट बॉय, तो वो लड़का देखो, लुक एट देयर, लुक एट दैट बॉय, लुक एट द बॉय देयर। इस तरह से हमने यूज किया तो उस लड़के पे हमने ज्यादा फोकस किया। नेक्स्ट, सेम कैटेगरी का, प्लीज आस्क दैट लेडी देयर। प्लीज आस्क दैट लेडी, वहां पे एक लेडी है, उससे पूछो, तो प्लीज आस्क दैट लेडी देयर, वो लेडी। यानी कि ये देयर को यूज वहां के लिए तो हुआ, लेकिन इस देयर को यूज करने से जो एम्फसाइज हुआ वो क्या हुआ, जो फोकस आया वो क्या आया, लेडी पे आया। इस लेडी पे ज्यादा फोकस आया, इस पर ज्यादा विशेषता आई। तो इस प्रोनाउन के सेंस में भी, सॉरी, हम लोग एडजेक्टिव के सेंस में भी देयर का यूज करते हैं, ये दोनों सिचुएशन में। एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब। ये वर्ब नहीं, एडवर्ब है।
गलतियां हो जाती हैं। एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या होता है? जब वर्ब की विशेषता बताई जाए, किसी क्रिया की विशेषता बताई जाए, तो वो एडवर्ब होती है। जैसे कि मैं कहूं कि सिट देयर, वहां बैठ जाओ, तो अगर मैं ये कहती कि सिट डाउन, तो आपको पता ना चलता मैं कहाँ बैठने के लिए कह रही हूं। यहाँ पे देयर में भले ही वहां का सेंस है, बट विशेषता किसकी बताएगा? ये लुक की, सिट की। ये देखिए सिट, यू कैन नॉट सिट देयर। अगर मैं सिंपल कहती यू कैन नॉट सिट, तो यहाँ पे क्या सिट पे कोई खास विशेषता आती? नहीं, सिट पे विशेषता तब आई जब हमने इस देयर का यूज किया। ये देयर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, इस देयर का यूज किया। यू कैन नॉट सिट देयर, वहां नहीं बैठ सकते हो तुम, तो वहां के सेंस में यूज हुआ, लेकिन किसके लिए सपोर्टिव सिस्टम था? इस एडजेक्टिव के लिए। नेक्स्ट, लुक एट देयर, वहां देखो। देखना क्या है? काम है, क्रिया है, एक वर्ब है। इस वर्ब की विशेषता तभी बताई जाएगी जब हमने स्पेसिफिकली एक लोकेशन की ओर दर्शाया, इंडिकेट किया। तो लुक एट देयर, इस देयर का यूज भले ही इसमें सेंस वहां का निकल रहा हो, लेकिन इसकी वजह से फोकस लुक पे आया, इसीलिए ये एडवर्ब की प्लेस पे देयर का यूज कहलाता है। आई थिंक मैंने अपनी ओर से सारी जो कंडीशंस थी देयर के लिए वो आपके साथ शेयर कर ली। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।